हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th में मैथ में हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने शुरुआत के 4 चैप्टर देखे और इस वीडियो में ये बचे हुए 5 चैप्टर को हम लोग समझेंगे एक एक करके। वृत्त, त्रिकोणमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी और प्रायिकता, ये इन सभी चैप्टरों को अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए जितने फार्मूले यूज होते हैं इसको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हर टाइप के प्रश्न को सॉल्व तो करेंगे ही, वृत्त, त्रिकोणमिति, ये सबके, सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें तो जितने प्रश्न दिए हैं ध्यान दीजिए, इतने प्रश्नों को यदि आपने लगा लिया तो सांख्यिकी और प्रायिकता में एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। वृत्त और त्रिकोणमिति से जो है इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन लिए हैं। ये जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें जो है आपका पर्याप्त रिवीजन करा देंगे। यहाँ प्रयास किए हैं कि हर टाइप के प्रश्न को आपको जो है टच करा दें। ठीक है, तो इसलिए चलिए समय ना गंवाते हुए, अच्छा एक बात और समझिए कि 50 प्रश्नों को हमने पूरा किताब से 50 प्रश्नों को छांटा था, जिसमें से 31 प्रश्न पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं और बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 32 के बाद से। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों से में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। समझिए क्या, कुछ तो आधा तो शुरुआत वाला पार्ट दिया हुआ होता है, बाद वाला पार्ट सिद्ध करना होता है, यही बातें हमेशा होती हैं। तो दो संकेंद्री वृत्त हैं, चलिए दो संकेंद्री वृत्त पहले बना लेते हैं। ये आपका, चलिए ये छोटा वृत्त हो गया, एक और वृत्त बना लेते हैं, ये बड़ा वाला। ठीक, दो संकेंद्री वृत्त हो गए। अब इनका केंद्र मान लेते हैं O है, इसका केंद्र क्या है O। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, इनका केंद्र O मान लेते हैं हम। ठीक है, ये केंद्र O है। ठीक, फिर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब यहाँ से हम ये जीवा खींच दे रहे हैं, बड़े वृत्त की ये जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये स्पर्श करते हुए रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। स्पर्श करती है तो दिया हुआ है, समद्विभाजित करती है ये सिद्ध करना है। तो एक काम करिए, इसको भी मिला दीजिए, केंद्र से स्पर्श करती, जहाँ स्पर्श करती है इसको मिला देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है, पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि O केंद्र वाले दो वृत्त हैं। ठीक, बड़े वृत्त की जीवा कौन, AB। चलिए बड़े वृत्त की जीवा हम मान लेते हैं क्या है, AB। बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को यहाँ मान लेते हैं C बिंदु पर स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को C पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है। ये जो सिद्ध करना है वो वाला पार्ट अब लिखेंगे, सिद्ध करना है, यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श करती C पर, तो AB का मध्य बिंदु C है। अब ये AB का मध्य बिंदु अगर C है तो क्या मिलेगा, AC बराबर BC के, ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद यहाँ नीचे से उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति, या तो एक काम करिए यहाँ रचना एक लाइन लिख लीजिए,
यहाँ रचना में क्या करिए कि OA और OB को मिला दीजिए, OA और OB को मिला देंगे। ठीक, ये लो OA और OB को मिलाया, यहाँ लिख दीजिए क्या, OA OB को क्या किया, मिलाया। ठीक है, मिला दी। अब इसके बाद हमको लिखना क्या, उपपत्ति। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम उपपत्ति। ये लो, उपपत्ति में क्या लिखना है, यहाँ ले लीजिए त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए भैया OA OB दोनों में है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ लिख चाहिए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए या कह दीजिए एक ही वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और कॉमन है एक चीज, क्या क्या कॉमन है, OC बराबर OC, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक, और ये देखिए त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, ये स्पर्शी है, ये त्रिज्या है, तो ये 90 अंश होगा। यहाँ से लिखिए ACO बराबर BCO, ये कितना है, 90 अंश। अब क्यों है, क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, अब इससे हमको मिल जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज देखो समरूप हैं, सर्वांगसम है। कैसे, भुजा भुजा कोण। ठीक है, साइड साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ACO सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। ठीक है, अब ये सर्वांगसम यदि है तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या, संगत कोण व भुजा क्या होती है, समान होती है। अब समान अगर होती है तो समान होगी, देखिए इधर ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, सर्वांगसम है, ये वाले और ये वाला, ये दोनों अगर सर्वांगसम है तो सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो AC बराबर BC हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः AC बराबर BC हो गया भैया। यहाँ लिखिए इति सिद्धम। ठीक, ये सिद्ध हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये अच्छा एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या है कि O केंद्र वाला एक ही केंद्र यानी संकेंद्रीय वृत्त है, O केंद्र वाला दो वृत्त है, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को C पर स्पर्श करती मान लेते हैं। सिद्ध करना समद्विभाजित करती, मतलब AC बराबर BC। फिर इन दोनों त्रिभुजों को क्या किए, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। कैसे, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिभुजों को देखिए, ये त्रिज्या बराबर हो गई, वो इसी दोनों में है। और ये वाला कोणवा ये 90 अंश का है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, लंब होती तो भुजा भुजा कोण। ठीक है, साइड साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ नीचे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए संगत भुजा बराबर करती है। हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। ये cos A बराबर 7/25, तो tan A प्लस cot A का मान बताइए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, ये आपका cos A दिया हुआ है 7/25। ठीक है, cos बराबर होता है क्या,
आधार बटे क्या, कर्ण। तो आधार और कर्ण आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाइए फटाफट। ओहो, यहाँ बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। ये लो, समकोण त्रिभुज आपका बन गया। चलिए यहाँ लिख दें क्या, रहने दो यहीं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में ये क्रमशः, ये देखिए ए बी और ये सी कर लो भैया। तो आधार कितना है 7 और कर्ण है 25। ठीक, तो लंब ज्ञात कर लो। लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही ना। तो कर्ण कितना है आपका, ये 25 का वर्ग माइनस आधार 7 का वर्ग। 25 25 हम 625 माइनस 7 7 49, घटा दीजिए। 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचा 1। 11 में से कितना निकालना है, 4। 11 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 7 और यहाँ बचा 5। ठीक है, तो ये 24 का वर्ग है। आप जो है यहाँ डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। जिनको नहीं आता है कि इसका वर्गमूल कितना है तो क्या करें, ऐसे करेंगे 5 7 6, इसका करिए गुणनखंड। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर जो है 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 2 8 16। 3 से काटिए, अच्छा चलो एक बार और 2 से काटो, 2 9 18। 3 से काटिए, 3 से, ये आ गया। अब ये देखिए कितना मिला, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 2 4 2 6 बार है ना, 2 2 4 2 6 बार है। तो यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। और 3 कितनी बार है, 2 बार, ये भी लिख लीजिए। अब यहाँ से जोड़ा बाहर आता है ना, तो ये 1 2, इन दोनों में से 1 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो 3 बार जो है 2 आएगा, एक ठो 3 आएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, ये आ गया आपका 24। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे भैया, लंब कर्ण आधार सब मिल गया, tan a का मान निकाल लो। चलो डायरेक्ट हम निकालते हैं ना, tan a बराबर प्लस cot a, इसी का मान निकालना। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना बन गया है, ये 24, लंब बटे आधार तो आएगा आपका 24 बटे 7, प्लस tan का उल्टा होता है cot, तो ये 7 बटे 24। अब इसको हल करिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दुई 16। अब इसका गुणा इसमें करिए, 24 गुणे 24 हो जाएगा, है ना। 24 गुणे 24 होगा, प्लस 7 सते 49। ठीक है, नीचे देखिए 1 6 8 आया है, तो किस में 1 6 8 है, इसी में है। ठीक है, ये 24 से गुणा करके इसमें 49 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसको जो है ये लीजिए, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे करने हैं, देखिए काश दिया, आधार बटे कर्ण करिए। आधार और कर्ण मिल गया, लंब याद कर लीजिए। लंब मिल गया तो tan बराबर लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, मान रख के सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए अब 34वां प्रश्न देखिए, इसमें सिद्ध करना। तो सिद्ध करने वाला पार्ट कैसे लगाते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है इसको पहले उतार लीजिए, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। अब इसको सॉल्व करके इतना ले आना है। तो ये पावर 4 है ना, तो इसको करिए साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है। अब ये बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
अब ये बचा है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन ले आना, इस कास को हटाना, हटा दो, माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट में इसका मान निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है इसको सॉल्व करिए, यहाँ से ये इसको सॉल्व करके देखें क्या आएगा। यहाँ बच्चा आपका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब फिर इस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं हमसे पहले ही लगा चुके होंगे, है ना, क्या किए हो, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। वाह, अभी आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक, आगे बढ़ें। 34 के बाद 35वां प्रश्न। अब इसको सॉल्व करके देखा जाए, इसमें भी उतार लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, और प्लस ये साइन क्यूब थीटा, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस टेन को लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखिए, इसको सॉल्व करके देखें, एक लाइन और लगा दें, चलिए इधर से लिखते हैं, ये आपका आ जाएगा क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, ये कॉस का गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरे का बटे कॉस थीटा, यही ना होगा, और प्लस में इधर मिला साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी देखिए ये पलट के गुणा हो जाता है ना, तो जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर और एक कॉस, और तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और नीचे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और प्लस ये साइन क्यूब थीटा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख पा रहे हैं, एक काम करिए, इधर देखिए कास माइनस साइन है, तो इसको भी कास माइनस साइन ही बना लो। ठीक है, अगली लाइन लिखें, चलिए अगली लाइन लिख देते हैं, ये कॉस क्यूब थीटा अपान, इसी में बना लो यार, क्या एक लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस आगे आ जाएगा, साइन पीछे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लीजिए, कॉस को आगे लगाइए और माइनस साइन थीटा। अब देखिए हर बराबर हो गया आपका, तो ये हर बराबर है तो अंश को घटा दीजिए, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और नीचे आएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो मिल जाएगा कितना, ए माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ले लो, और नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये आपका यहाँ से ये वाला पार्ट कट जाएगा, और जब ये कट गया तो मिलेगा क्या,
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं एक लाइन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान होता है 1, तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गया। समझ में आया? स्टेप वाइज बताए हैं, नहीं समझ में आया फिर से देख लो, हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये 36वां क्या है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। चलो मंदिर बना लो। देखिए ऊंचाई और दूरी वाले सवाल में आपको उन्नयन और अवनमन समझना। कैसे? ये आपकी दृष्टि रेखा है, देख पा रहे हैं, सीधी रेखा है। अब जब ऊपर की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा कुछ न कुछ ऊपर नीचे होगी ना, ऐसे सीधे, नीचे देखेंगे नीचे, ऊपर देखेंगे तो ऊपर। ठीक है, तो ये जितना ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर जो कोण बनेगा क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे। तो उन्नयन अवनमन कोण समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ ये लीजिए, एक क्या है, एक मंदिर है 15 मीटर ऊंचा है। चलो 15 मीटर ऊंचा मंदिर बन गया आपका। ठीक, फिर क्या है, मंदिर की ऊंचाई है 15 मीटर, ये ले लो ए बी, मंदिर है 15 मीटर ऊंचा। अब मंदिर का शीर्ष ये हो गया, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, तो सड़क का के दूसरी ओर एक भवन बना लेते हैं। अब भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब देखिए शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहे हैं ना, तो ये शीर्ष कहाँ होगा? ऊपर होगा, ऊपर होगा। इसका मतलब, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि भवन जो है वो मंदिर से ऊंचा है। ठीक, चलिए अब ऊपर की ओर देख रहे हैं तभी ना उन्नयन कोण बना है। शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहे हैं 30 अंश, तो बना लो ये वाला कोण 30 अंश। ठीक है, ये कोण 30 अंश हो गया। ठीक, अच्छा, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब नीचे, आधार का अवनमन कोण कितना कह रहे हैं? 45 अंश। अब अवनमन कोण कह रहे हैं तो यहाँ नीचे की ओर देखने पर यहाँ जो कोण बनेगा ये होगा आपका 45 अंश। अब अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एकांतर कोण बराबर होगा। ये 45 है तो ये भी आपका हो गया 45 अंश। अब ये मिल गया 90 अंश। ठीक है, अब ये दूरी मान लेते हैं यहाँ पे, ये वाली दूरी यक्स मान लो। अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स ही होगी। ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, चलिए ए बी यहाँ मान लेते हैं सी डी और इधर ई। ठीक है, ये वाली ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे, ये यच है। ठीक है, ये यच है। अब क्या करिए भैया, 200 त्रिभुज लीजिए। कौन सा? एक बार ये समकोण त्रिभुज कौन सा लें? ए ई डी ले लीजिए। त्रिभुज ए ई डी में अब इसमें समझिए क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार करेंगे। कर लीजिए, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना? यच बटे आधार यक्स। ठीक है, एक काम करिए, यक्स का मान पहले निकाल लीजिए, इसमें से आराम से आ जाएगा ना। चलिए पहले दूसरा वाला त्रिभुज लेते, ये वाला ए बी सी। ठीक है, ये मिटा दें, वैसे इससे भी लगा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ए बी सी लिख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ देखिए लंब और आधार यहाँ भी है तो tan 45 ले लो। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 15 और आधार हो गया यक्स। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 हो गया, ये आएगा 15 बटे यक्स। यक्स का गुणा 1 में करिए, यक्स बराबर आ गया 15। ठीक है, ये 15 तो ये भी 15। अब लेंगे भैया दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ले लो ए ई डी में। ए ई डी त्रिभुज में क्या लेंगे? tan 30 बराबर फिर वही लंब बटे आधार, लंब हो गया यच, आधार हो गया यक्स। tan 30 का मान 1 बटे करीब 3 और यच वैसे लिख लो। यक्स कितना आया?
15 रख दो। तो इधर गुणा करो, कर्डिम 3 h बराबर 15। तो h बराबर आया आपका 15 बटे कर्डिम 3। कर्डिम 3 से ऊपर नीचे करिए गुणा, तो ये आएगा कितना h बराबर, यहीं लिख दें, चलिए इधर से लिखते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा h बराबर 15 कर्डिम 3 बटे 3, ठीक है, 3 से काटिए, 3 पचे 15, तो h बराबर आ गया 5 कर्डिम 3। निकालना क्या है, निकालना है भवन की ऊंचाई। निकालिए भवन की ऊंचाई। अब भवन की ऊंचाई देख पा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, C से D तक है। ये भवन की ऊंचाई CD बराबर क्या हो जाएगी, CE प्लस ED, CE प्लस ED। CE कितना बनेगा 15, ED कितना आया, ED वही h है ना, ED कितना 5 कर्डिम 3। तो यहाँ से 5 ले लीजिए कॉमन, 5 3 15, 3 प्लस कर्डिम 3, ये हो गई भैया भवन की ऊंचाई। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये 37, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो चलिए पहले तो बेलन बना लेते हैं हम लोग। ये लो, ये आपका बेलन हो गया। अब इस बेलन में बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो दोनों सिरे चलिए अर्धगोलाकार यहाँ बना लेते हैं। दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार हैं, ये ले लो, ठीक, ये ऊपर ये नीचे, ये जो है अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। संपूर्ण ऊंचाई इसकी कह रहे हैं 19 मीटर, 19 सेमी। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 19 सेमी, ठीक, संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी। चलिए ये 19 सेमी कहाँ, ऊपर से नीचे तक, ये टोटल 19 सेमी है। और क्या है, तथा बेलन का व्यास, ये व्यास जो है वो 7 सेमी है। ठीक, ठोस का भार ज्ञात कीजिए, भार ज्ञात करना इस पूरे ठोस का। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 है, 1 सेमी क्यूब, समझिए 1 सेमी का भार इतना है, कुल भार पूछ रहे हैं। जैसे कहा जाए कि एक पेन 5 रुपए की है, तो कुल पेन कितने की है, एक पेन 5 रुपए की है तो कुल पेन कितने की है। कुल पेन तब ना निकालेंगे जब आपको पता होगा कि कितनी पेन लेनी है। एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 10 पेन का मूल्य 50 रुपए हो जाएगा। तो पता होना चाहिए ना 10 पेन लेनी है, कितनी पेन लेनी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 1 सेमी क्यूब धातु का भार दिया हुआ है, कुल भार पूछ रहे हैं, तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि भार कितने का निकालना है, कितने आयतन का, तो वो आयतन निकालना पड़ेगा हमको पहले। चलिए आयतन निकाल के देखते हैं। यहाँ क्या है, बेलन है और अर्धगोला है, तो पहले अर्धगोले की त्रिज्या लिख लीजिए। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है ना, अर्धगोले की त्रिज्या हमको निकालनी है आयतन के लिए, तो त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2। ये तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, उसी पर अध्यारोपित है, तो बेलन की त्रिज्या भी उतनी ही हो जाएगी। बेलन की त्रिज्या भी r बराबर 7/2। अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी आएगी, टोटल 19 है, 19 में से ऊपर ये देखिए पूरा 7 है तो 7/2 ये बनेगा, इधर 7/2 बनेगा, 7/2 7/2 कितना मिल जाएगा 7, तो इसमें से 7 माइनस कर लीजिए, आ गया 12। समझ पा रहे हैं, देखिए ये आधा कितना बन जाएगा, ये 7/2 पूरी ऊंचाई है आपकी पूरी, इतना ये और ये इतना ये दोनों मिल करके कितनी है 7 है, तो आधा ये त्रिज्या कितनी बनेगी 7/2, ये भी 7/2, तो 7/2 यहाँ से ऊपर से निकाल लो, 7/2 यहाँ नीचे से निकाल लो, तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई 7 घटा दिए, इतना सेमी ये आपका आ गया।
अब सारी चीज़ें मिल गई। अब हमको निकालना है इस ठोस का आयतन। क्या निकालना है? ठोस का आयतन। यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? देखिए बेलन का आयतन है, इसमें क्या है? बेलन का आयतन और धन, दो अर्धगोले हैं तो 2 गुणे यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक। अब यहाँ से सूत्र रखिए भैया, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का, तो 2 गुणे अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये मान रखिए क्रम से, पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर कितनी बार? 2 बार, 7/2 गुणे में 7/2 और गुणे ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई 12 प्लस 2 दूना 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान ये आया 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। अब ये 7 से 7 आपका यहाँ से कट जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, 2 11 दूनी 22, ये 2 से काटिए, 2 छक 12 होगा, 2 छक 12, 6 आया। अब तो ये कटेगा नहीं भैया, इसको काट के देखिए, ये 2 यहाँ से 11 लिख लीजिए, ये 2 से काटिए, 2 दूना 4 और ये 2 से पूरा ये कट जाएगा। अच्छा, ये 7 से 7 काट लो। अब यहाँ से बचा कितना है? ध्यान से देखिए, यहाँ से जो बचा है उसको लिखिए। क्या बचा हुआ है? 7 सत्ते 11 सत्ते 77 और गुणे में 6, इतने तो बचा है। और प्लस इधर से क्या बचा? 11 सत्ते 77 गुणे कितना? 7 और बटे में क्या बचा हुआ है? केवल 3, ठीक। अब ये हल करिए, 7 छंग 42 का 2 बचा 4, 7 छंग 42 4 46 और प्लस 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 का 9 बचा 4, फिर 7 सत्ते 49, ये जोड़ लीजिए, 9 4 13 और 4 1 5, यही ना होगा। और देखिए ये इतना हो गया बटे 3। अब इसको सॉल्व करिए, ये कैसे होगा? 3 से इसमें गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तरीक 18 का 8 बचा 1, 4 तियाँ 12 1 13 और प्लस 5 3 9 पूरे का बटा 3, ये हो गया। अब ये जोड़ लीजिए भैया, 9 6 15 और 8 2 10 1 11 ना, 8 3 11 1 12 बचा 1, 5 3 8 1 9 और ये 1 बटे 3। तो इतना सेमी क्यूब आ गया आयतन, ठीक है। इतना सेमी क्यूब आ गया आयतन। हमको निकालना क्या है? धातु का भार, यानी ठोस का भार, ठीक है, ठोस धातु का भार। तो यहाँ यहीं लिख दें, कहाँ लिखें? यहीं लिख दे रहे हैं, ठोस धातु का भार, ये बराबर कितना होगा? आयतन कितना है? 1925 बटे 3 और गुणे कितना हो जाएगा? 1 घन सेमी का भार इतना है, तो इतने घन सेमी का भार इतने गुना हो जाएगा। तो कर लो गुणा 4.5, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब ये भैया इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इसको अपना खुद से करिए। इतना गुणे 1.5, ये गुणा कर लेंगे तो इतना जो है ग्राम आ जाएगा, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। अब माध्यिका के लिए देखिए 2 फार्मूला होता है। यदि पदों की संख्या सम है, क्या है? पदों की संख्या सम है, तो सम संख्या है, n का मान जो है वो सम है, तो माध्यिका होती है
तो माध्यिका बराबर होता है 1/2, पहले लिखेंगे n/2 वें पद का मान और धन n/2 धन 1 वें पद का मान। ये फार्मूला होता है यदि सम संख्या है। और यदि विषम है, यदि n क्या है, n यदि विषम है, n यदि विषम है तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वें पद का मान। समझ गए? जैसे हम प्रश्न बता रहे हैं 2, 4, 8, 5, 7, ठीक है। इसकी माध्यिका निकालनी तो क्या करेंगे, पहले इसको आरोही क्रम में लिख देंगे, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम लिखिए, अच्छा लगेगा, बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 पहले से छोटी संख्या 2, 4, 5, 7, 8, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है। फिर कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हैं, तो ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ से n+1/2 में पद का मान। n का मान कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो n की जगह यहाँ 5 लिखिए। 5 धन 1/2 वें पद का मान, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6/2 वें पद का मान, और ये कटेगा आएगा 3 वें पद का मान। तो तीसरा पद कौन है, 1, 2, 3, तीसरा पद आ गया आपका 5, तो 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक संख्या और अगर इसमें होती 10 मान लो, ठीक है, तो इसका समांतर माध्य निकालना होता तो आरोही क्रम में लिखते, तो यहाँ 1 10 और आ जाता। अब संख्या सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ n की जगह हम लिखेंगे 6। 1/2 समझिए, ये समझने के लिए देखिए ये एग्जाम्पल लिए थे, अब दूसरा सवाल इसी में बता दे रहे हैं। तो n का मान 6/2 वें पद का मान प्लस 6/2 धन 1 पूरा लिखेंगे आप 1 वें पद का मान। अब ये 6/2 कटेगा 3 आएगा, तो 1/2 यहाँ 3 वें पद का मान धन 3 1 4 वें पद का मान। तो तीसरा पद और चौथा पद यहाँ ढूंढ के लिखना है। तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तीसरा पद 5 और प्लस चौथा पद कौन है 7, ये 7 लिख लीजिए। तो 7 5 12/2, ये काट दीजिए, आएगा 6। समझ में आया, माध्यिका इसकी हो गई 6। तो ये 2 तरीके हैं, जब इसके बंटन ना बना हो, मतलब टेबल ना बना हो, तब इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। चलिए ये रूल हो गया। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें संख्या कितनी है, 10 संख्याएं हैं। अब अगर 10 संख्याएं तो सम संख्या वाला फार्मूला लगेगा, इस विषम वाले को हटा दे रहे हैं, ठीक है। पदों की संख्या सम है, तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में। पहले कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में कौन, 10 प्राकृतिक संख्याएं, 10 प्राकृतिक संख्याओं का आरोही क्रम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आरोही क्रम लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब यहाँ से लगाइए 1/2, 10 संख्याएं हैं तो 10/2 वें पद का मान, यही ना, और प्लस 10/2 धन 1 वें पद का मान, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 1/2, 10/2 कितना हो गया, 5 वें पद का मान, और धन 5 1 6 वें पद का मान, 6 वें पद का मान। अब पांचवा पद कौन है इसमें देख लीजिए, पांचवा पद कौन है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 ही है। छठवां पद 6 है, तो यहाँ 6 लिखिए। कितना है, 6 5 11, ये आएगा आपका 6 5 11/2, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 5 10, 5.5 आ गया जी, यानी डी वाला इसका सही होगा आंसर, ठीक है। ये 5.5 इसका आएगा आंसर सही, ठीक। चलिए तो माध्यिका हो गया ये, जब इसमें जो है ये सीरीज दी हुई है, ये संख्या ऐसे दिया हुआ हो। अब अगला सवाल देखिए, ये
जब बंटन दिया हो, देखे बंटन का माध्यिका, मतलब ये टेबल में जब दिया हुआ हो तब माध्यिका कैसे निकालेंगे, समझिए। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए 0 से 10 तक 5 बार है, 10 से 20 के बीच में 8 बार है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि 0 से 10 तक के नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 के बीच में नंबर पाने वाले 8 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच में नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी ऐसे हैं। तो अभी देखिए बताया अभी ना, माध्यिका निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा क्रम से, ठीक है। तो अब ये 0 से 10 तक नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी, तो शुरुआत के इन 5 विद्यार्थियों को आगे रख दिया जाए क्रम से, ठीक है। पहला विद्यार्थी कितना पाएगा, 0 से 10, दूसरा वाला वह भी 0 से 10, तीसरा चौथा पांचवा सभी 0 से 10 तक हो जाएंगे, है ना। पहले कम नंबर पाने वाले को रख देंगे, 5 जो भी हैं, ठीक है। और फिर 8 विद्यार्थी जो 10 से 20 के बीच में नंबर पाए हैं, तो इनको इन 5 विद्यार्थियों के बाद रखेंगे, है ना, बढ़ते क्रम में। देखिए क्रम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर करेंगे। तो 8 विद्यार्थियों को फिर उसके बाद रखेंगे। तो पहला विद्यार्थी 0 से 10 5 तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कितना है, 0 से 10, छठवां कितना आएगा, क्रम से रखे ना, तो छठवां लड़का कितना नंबर पाया विद्यार्थी, 10 से 20, ठीक है। छठवां सातवां आठवां नौवां कहाँ तक, 8 5 13 तक, तो 13 तक जो है ये पाया है। फिर आगे कहाँ तक, ये 20 से 30 तक पाएगा, 13 में 20 और जोड़ दीजिए। तो इसीलिए ऐसा जोड़ते हैं, जो जोड़ करके निकालते हैं उसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। और आपको पता हो गया कि संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। आसानी से आप देख करके बता सकते हैं कि कितना नंबर ये स्टूडेंट पाया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, संचयी बारंबारता, यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले लिख लीजिए 5, कितना लिखेंगे, ये 5, फिर इसमें जो है 8 जोड़िए, 8 5 13, फिर 20 जोड़िए 33, 15 जोड़िए 8 और ये 3 1 4, 7 जोड़िए 8 7 15 55, फिर 5 जोड़िए 60, ये आया। तो लास्ट में जितना आया है इसको हम लिखेंगे यन, क्या लिखेंगे, यन। यहाँ से लिख देते हैं, ये आपका यन बराबर कितना हो गया, 60। यन बराबर 60 लिखने के बाद फिर नीचे लिखेंगे यन बाई 2, यानी 60/2। तो काटिए कितना आएगा, 30, ठीक है। कितना आया, 30। अब ये देखिए 30वां विद्यार्थी कितने नंबर पाया होगा, बताइए 30वां विद्यार्थी कितना नंबर पाया होगा। पहले से 5 तक 0 से 10, फिर छठवें से लेकर के 13वें तक 10 से 20, फिर 13वें से लेकर के 33वें तक 20 से 30। तो ये 30वां ही तो पूछा जा रहा है। तो 30वां विद्यार्थी जो होगा वो 20 से 30 के बीच में नंबर पाएगा, ठीक। ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग अंतराल, माध्यिका की बारंबारता और ये संचयी बारंबारता, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से समझना है, तो ये जो बारंबारता यहाँ होती है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो होती है उसको एफ कहेंगे, ठीक है। और ये एफ बराबर 20, ठीक। और इसके आगे ये आपका L1 हो जाएगा, ये निम्न सीमा इसकी जो है वो हो जाएगी L1, यहीं लिख दें, ये हो जाएगा L1, ये L2, ये हो गया आपका F, इसी के जस्ट ऊपर हो गया CF, ठीक है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझनी है। तो L1 बराबर कितना मिलेगा, 20, और ये L2 बराबर 30, ठीक है। और इसके देखिए संचयी बारंबारता ऊपर, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, CF बराबर 13, ठीक है। इतना चीज़ें ये मिल गई। अब हमको क्या लिखना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए फार्मूला हम लिखेंगे, ये ले लो, माध्यिका बराबर होगा L1 प्लस L2 माइनस L1/F, ठीक है। और इधर N/2 माइनस CF, ये फार्मूला है। अब इसी में मान रखिए L1 का मान कितना है, 20, और प्लस L2 आपका होगा 30 माइनस 20/F कितना है, 20, और फिर N/2 कितना निकाले हैं,
30, यहाँ रख दीजिए 30 माइनस CF कितना आया, कहाँ गया 13, ये रख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये 20 प्लस 30 में से 20 निकालिए 10/20 और गुणे ये आया 17। ठीक है, ये 0 से 0 काट दीजिए। अब कितना मिलेगा भैया, यहाँ से मिला, ये ले लेते हैं, ये मिला 20 और प्लस कितना ऊपर बचा 17/2। ठीक है, 17/2। तो ये आपका आएगा 20 प्लस 2 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर 2 पच्चे 10, कितना आएगा ये आपका 28.50। ये हो गई माध्यिका। समझ में आया कैसे लगाना है। पहले क्या करेंगे, जो भी बारंबारता दी हुई पहले उसको जोड़िए, लिखिए, फिर नीचे वाला क्रम से जोड़ते जाइए, तो लास्ट में जितना आए वो n मान लीजिए, तो n/2 कर लीजिए, तो जितना भी आ जाए, ये देखिए 30 आया ना, तो अब इसके देखिए 30 किसके अंतर्गत आएगा, है ना, 30 आएगा इस 33वें के अंतर्गत। ठीक, कैसे, 13 से लेकर के 33 तक, 13 से लेकर के 33 तक, 13 के बाद 14 से लेकर के 33 तक यही आएगा। 14 यहाँ आया होता तब भी यही लेते हम, 15 आया होता, 16, 17, 18 कहाँ तक, 33 तक, 14 से लेकर के 33 तक आया होता तो यही लेते हैं ना। और यदि 34 के बाद 48 तक है, 34 से 48 तक कोई अंक आता तो हम यहाँ लेते, 34 से 48 के बीच में कोई आता तो ये F हो जाता, ये L1, ये L2, इसके ऊपर ये वाला CF हो जाता। समझ गए, तो यहाँ 30 आया है तो यही हो जाएगा, ये F, इसके सामने L1, L2, इसके जस्ट ऊपर CF, और ये फार्मूला रखिए, उसी में मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ गया माध्यिका। ठीक, चलिए, संचयी बारंबारता ये आपकी हो गई। ठीक है, अब कहाँ गया, ये माध्यिका के बाद अगला सवाल अब लगाएंगे ये। ठीक है, तीनों में संबंध, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों में संबंध। तो तीनों में संबंध देखिए ऐसे याद रखिए, बहुलक में 4 अक्षर, माध्यिका में 3, माध्य में 2, तो 2 में 2 से गुणा, 3 में 3 से गुणा, 3 में से 2 को घटाना है, ऐसे करके याद किए हैं। याद करने का ट्रिक है, आपको जैसे भी याद हो सके वैसे आप याद कर लीजिए, यही इसके तीनों में संबंध है। ठीक, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब इसमें से देखिए प्रश्न आता है कि माध्यिका और माध्य दिया जाएगा, बहुलक पूछ लेगा, या बहुलक और माध्यिका दे देगा, माध्य पूछेगा, या फिर माध्य और बहुलक दे दिया जाएगा, माध्यिका पूछ लेगा। तो कुछ भी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बनते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रश्न ये जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला वाला, यदि किसी बारंबारता की बंटन की माध्यिका देखिए 16, माध्य 15 और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए अभी हमने बताया सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे क्या, माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितनी आ गई 16, माइनस 2 गुणे माध्य कितना आ गया 15, तो 16 तियाँ 48 माइनस 15 दूनी 30, इसको घटाइए, आ गया 18, तो बहुलक हो गया 18, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं भाई, ये माध्य निकालना है, समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे लिख दें। ठीक है, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। तो चलिए तीनों विधियों को जो है, तीनों विधियों में पहले जो फार्मूला यूज होगा उन फार्मूलों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहली विधि जो है इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि आपकी हो गई प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से जब सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ से लिख दें,
प्रत्यक्ष विधि से यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, प्रत्यक्ष विधि हो गया। अच्छा जी, और फिर चलिए, ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बाद दूसरी विधि आपकी है कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। देखिए, एक ही सवाल को हम तीनों विधियों से लगा करके बता देंगे तो तीनों विधियां आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि जो है इसका होता है यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ठीक, ये होता है। पग विचलन अभी लगाएंगे तो फिर वो फार्मूला भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लगाते चलिए पहले। तो हो यहाँ से देखिए, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये बारंबारता, तो जो भी बारंबारता है ना इसको एफ से दिखाते हैं। ठीक है, इसको एफ से दिखाएंगे। अब इसके बाद हमको यक्स की ज़रूरत है, तो यक्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा उसको देख लीजिए। यक्स जो है ये आपका, ये यक्स को हम बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान। यहाँ से हम निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान क्या होगा? यक्स। जोड़ करके आधा कर लीजिए, वो मध्यमान हो जाता है। तो 0 में 2 जोड़िए 2, 2 का आधा करिए 1, फिर इधर जोड़िए, आया 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, ये 18 का आधा 9, ये हो गया यक्स। ठीक, अब इतना निकालने के बाद फिर देखिए एफ एक्स निकालना है। पहले लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हमको निकालना है एफ गुणे यक्स। क्या निकालना है? एफ गुणे यक्स। यहाँ निकालिए एफ एक्स। एफ और यक्स का गुणा करिए 1, और ये कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 5 30, और 8 7 56, और 9 9 3 27, ये हो गया। ठीक है, अब एक लाइन इसमें हमको निकालना सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालना? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब जोड़। यहाँ आप नीचे लिखते तो अच्छा लगता। चलिए यहीं लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स, मतलब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 7 7 6 13, 13 7 20, ये 20 का 0 लिख लीजिए। अब ये कितना? 5 3 8 2 10 2 12, तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 120। अब फिर निकालना सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ को भी जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 6 3 9, और 9 8 17 3 20, ये हो गया 20। ठीक है, अब विचलन प्रत्यक्ष विधि से जब समांतर माध्य निकालना है तो यहीं रख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया? 120 रख दो। 120 बटे में कितना? 20, 0 से 0 काटिए, और ये 6, तो कितना आएगा? 6। यक्स बार बराबर आ गया आपका 6। ठीक है, ये कौन सी विधि हो गई? प्रत्यक्ष विधि। ठीक, ये प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य हो गया। अब देखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि जब निकालना ना तो यही एफ एक्स नहीं निकालेंगे, यही एफ एक्स केवल नहीं निकालना है। तो फिर क्या निकालना है? क्या करना है? एफ एक्स नहीं निकालना है तो डी निकालना है। क्या? डी को बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। अब विचलन डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। अब ए कहाँ से आ गया? ये जो माध्यमान, जो मध्यमान निकाले ना, इसी बीच वाला टर्म ले लीजिए, वही ए हो जाएगा। कोई भी आप ले सकते हैं, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 7 लीजिए, जो आपको मन करे वो ले सकते हैं। बीच वाला पद लेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, कोई भी पद इसमें से बीच वाला कोई भी पद ले लीजिए ए। अब यहाँ यक्स माइनस ए करना, तो यक्स माइनस ए का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा एक लाइन हम लिख दे रहे हैं। एक, देखिए यक्स यही एक है ना, उसमें से ए घटाना, तो सब में से ए घटाना है। ए माने 5,
तो 1 - 5 करिए, ठीक है, और फिर 3 - 5 कर लीजिए, फिर 5 - 5 कर दीजिए, फिर ये कितना है 7 - 5, सब में से 5 घटाना है, बस इतनी बात है, ठीक है। अब घटा के लिख लीजिए भैया, तो घटा के जब लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आया -4, इसमें आया -2, 0, 2 और ये 4, ठीक, ये डी मिल गया। अब इसके बाद हमको निकालना सिग्मा एफ डी, क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी, ठीक। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, यहाँ निकालेंगे एफ गुणे डी, यहाँ से हम निकालेंगे एफ गुणे डी, एफ गुणे डी, एफ डी, गुणा करिए एफ का डी में, तो ये आएगा -4, और इसमें करेंगे ये भी -4, ये हो गया 0, 8 दूनी 16, और ये 4 तियाँ 12, देख पा रहे हैं 4 तियाँ 12, ये, ठीक। अब क्या करिए, प्लस ये सिग्मा एफ डी यहाँ लिखेंगे, क्या सिग्मा एफ डी, ये कैसे आएगा, माइनस वाला अलग जोड़ना, प्लस वाला अलग, प्लस वाला अलग जोड़ेंगे कितना आएगा 28, और ये 4 4 8, ठीक है, -8, ये -8 आया, ये 28, अब ये घटा दीजिए कितना मिल गया 20, ठीक है, तो सिग्मा एफ डी का मान आ गया 20, ठीक। अब यही मान यहाँ पे रख देंगे तो आपका कल्पित माध्य आ जाएगा, ये कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य आ जाएगा। ए का मान कितना लिखना है, ए का मान 5 और प्लस सिग्मा एफ डी 20 और सिग्मा एफ 20, तो 20 20 काटिए कितना आया 5 धन 1, तो कितना हो गया 6, यक्स बार बराबर ये हो गया 6, ठीक। चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि जब लगाएंगे तो फिर उसमें एफ डी नहीं निकालना है, क्या करना है, ये एफ डी नहीं निकालना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब पग विचलन में एफ डी नहीं निकालना तो फिर क्या निकालना है, विचलन, पग विचलन विधि में ये यहाँ हम निकालेंगे क्या बोलते हैं यू, यू बराबर होगा d/h। अब ये h क्या नया आ गया, h ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, देख रहे हैं 0 2 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी सब में 2 का अंतर है, तो h का मान आ गया आपका 2, ठीक है। तो 2 से सब में भाग दे करके यहाँ लिख लेना u आ जाएगा, तो इसमें 2 से भाग दीजिए कितना -2, -1 0 1 और 2, 2 से भाग दीजिए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम निकालेंगे एफ यू, निकालेंगे एफ यू, निकाल के देखिए एफ यू, एफ का यू में अब गुणा करिए तो कितना आएगा -2 0 और फिर 8 3 दूनी 6, ठीक है, 8 6 14 और ये -4, ठीक है, 14 में से 4 निकालिए तो सिग्मा एफ यू आपका आ गया 10, ठीक है ना, 8 6 14 में से 4 निकालिए 10 आ गया। अब कल्पित माध्य का सूत्र होता है यहाँ लिख दें पग विचलन, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से क्या मिलेगा, देखिए ये होता है यक्स बार बराबर, ये तीसरी विधि है ना, यक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू, क्या सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच, ये फार्मूला है। तो a का मान है 5, सिग्मा एफ यू कितना है 10 और गुणे एच का मान कितना है 2, सिग्मा एफ कितना है 20, अभी देखिए 10 दूनी 20 20 20 कट गया, फिर से 5 धन 1 तो कितना आया 6, तो यक्स बार बराबर यहाँ से भी आ गया 6, समझ में आया। तो ये जो है तीनों तरीके से समांतर माध्य निकालने का तरीका हमने बता दिया। अब जो है आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है।
फार्मूला याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हर टाइप के प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलिए बहुलक देखिए, बहुलक कैसे लगाएंगे। तो बहुलक मतलब अधिकतम बारंबारता पहले ढूंढनी है। सबसे पहले क्या करना है, अधिकतम बारंबारता ढूंढनी है। तो अधिकतम बारंबारता इसमें है कितनी, 12 है ना। तो 12, जो भी अधिकतम बारंबारता उसको F1 मानिए, उसके जस्ट पहले वाला जो है ये F0 मतलब F0, तो 0 1 2 इसको क्या मानेंगे, F2। बात समझ में आई कैसे मानना है। जो अधिकतम बारंबारता उसको F1 मान लीजिए, उसके पहले जो है F0, जो बाद में है F2। ठीक, चलिए यहाँ लिख लीजिए पहले, F1 आपका हो गया 12 और F0 हो गया 10, F2 हो गया कितना, 6। ठीक, अब F1 जो अधिकतम बारंबारता है उसकी जो निम्न सीमा है उसको हम लिखेंगे L बराबर कितना है, 60, L बराबर 60। ठीक, इतना। और अंतराल कितना है, H बराबर 20 का अंतराल है। अब लिखेंगे हम लोग फार्मूला, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2 गुणे F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, और गुणे में यहाँ H। ये फार्मूला आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलिए अब मान रखिए क्रम से, L की जगह कितना लिखेंगे, 60 प्लस F1 की जगह 12 माइनस F0 10 और बटे 2 गुणे F1 कितना है, 12 माइनस F0 कितना है, F0 कहाँ है, 10 और माइनस F2 6। ठीक, ये हो गया। और गुणे में कितना लिखेंगे, H कितना है, 20। अब यही सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आया 60 प्लस, इसको घटाइए 2 और गुणे 20 बटे 12 दूनी 24 माइनस इसको जोड़ लीजिए 16, इतना आया। अब जो है इसको आगे से यहाँ से लगाते हैं, कितना मिलेगा, 60 प्लस ये हो गया कितना, 40 बटे इसको घटाइए 24 में से 16 गए 8, 8 25 40, तो ये आ गया 60 प्लस 5, तो कितना बनेगा, 65। तो ये बहुलक आपका आ गया 65। ठीक, ये बहुलक मिल गया। समझ में आया। अब इसके बाद ये देखो बहुलक में क्या करना है समझिए। पहले सबसे पहले अधिकतम बारंबारता ढूंढेंगे, उसको F1 मान लेंगे, उससे पहले वाला जो है उसको F0 कर देंगे, उसके बाद वाला अधिकतम बारंबारता के बाद वाला F2 हो गया, F1 F2 F0 हो गया। तो F1 यानी अधिकतम बारंबारता जो है उसकी निम्नतम सीमा वर्ग अंतराल में उसकी निम्नतम सीमा को L मान लेंगे, और दोनों के बीच का प्रत्येक में वर्ग अंतराल कितने का है, अंतराल कितने का है उसको H कह देंगे। ये फार्मूला में रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक, चलिए अब देखते हैं बहुलक। ये देखिए माध्यिका, ये सांख्यिकी में इतने प्रकार से बनता है। क्या क्या, ये आपकी माध्यिका हो गई, जब इसे सीरीज क्रम में दिया हुआ हो, ऐसे इस तरीके से प्रश्न हो तो ये फार्मूला 2 लगता है। जब सम संख्या है विषम संख्या वाला, और फिर जब ये बंटन के रूप में है यानी टेबल के रूप में है माध्यिका, तब ये इस फार्मूला लग जाएगा माध्यिका के लिए। ये माध्यिका के लिए यहाँ ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये ठीक। और फिर इसके बाद तीनों में संबंध हमने ये बताया। फिर यदि तीनों में से कोई 2 दिया हो तो एक मान निकाल सकते हैं। समांतर माध्य निकालने की तीनों विधियां देख लिए। अब फिर इसके बाद फिर बहुलक निकालें तो इतने है सांख्यिकी में। ठीक है, सांख्यिकी में इतना ही पढ़ना है, सांख्यिकी में इतना ही पढ़ना। अब देखते हैं प्रायिकता। क्या देखना है अब हमको, प्रायिकता। तो प्रायिकता को देखने से पहले देखिए थोड़ी सी कुछ बातें हम समझ लेते हैं। जैसे पहले समझिए सिक्के में। ठीक है, किस में समझना है, सिक्के में। सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2। ठीक है, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2। क्या क्या, हेड और टेल। हेड को बोलते हैं चित
और टेल को बोलते हैं पत, चित और पट, ठीक है ये। और इसी को हेड को शीर्ष भी बोलते हैं, शीर्ष, या इसी को पुच्छ भी कहते हैं, ठीक, ये चीज़ें हैं। अब सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? हेड और टेल आ सकता है, ठीक। चलिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। और जब पासे को उछालेंगे, किसको उछालेंगे? पासे को उछालेंगे तो उसमें टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? जैसे सिक्के को उछालेंगे तो हमको मिलेगा, सिक्के को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? इसमें परिणाम सिक्के में कितने प्राप्त होंगे? हेड और टेल, हेड और टेल प्राप्त होगा। सिक्के वाली बात जहाँ तक हो गई। अब दूसरी बात समझ लीजिए यहीं पे, पासे में, यदि पासे को उछाला जाए, फेंका जाए, तो पासे में जो है कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम यस बराबर ये होता है 1 2 3 4 5 और ये 6 तक गिनतियाँ होती हैं पासे में, ठीक। चलिए, अब इसके बाद ताश के पत्ते में भी समझना हमको, ताश के पत्ते, ये बहुत ज़रूरी है, ताश के पत्ते। अब ताश के पत्तों में जो है टोटल 52 पत्ता होता है। कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए, इसमें होता है पान के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं और चिड़िया के पत्ते होते हैं। किसके? चिड़िया के पत्ते होते हैं। तो पान के कितने पत्ते हैं? 13। ईंट के कितने पत्ते हैं? 13। हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13। चिड़िया के कितने पत्ते हैं? 13। तो 13 चौके 52, तो 52 पत्ते ये हो गए आपके। समझ में आया? कितने पत्ते? 52 पत्ते टोटल हो गए हैं। अब प्रत्येक की 13 पत्ते होते हैं, पान के 13, ईंट के 13, हुकुम के 13, चिड़िंग के 13। तो ये 13 पत्ते कौन कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता होगा तो आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए क्या होता है? इक्का, क्या होते हैं? इक्का होते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। तो देखिए चेहरे वाले 3 टाइप के होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक। और इसके अलावा दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौगी, तिग्गी और दुग्गी। ये टोटल देखेंगे तो 13 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पत्ते इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इक्का पान का भी होगा, ईंट का होगा, हुकुम का होगा, चिड़िया का होगा, बादशाह भी चारों का होगा, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, हुकुम का बादशाह, चिड़िंग का बादशाह, ऐसे होता है। तो सब चीज़ें कितनी होती हैं? 4 4। सब कितने होते हैं? 4। तो अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पान और ईंट जो है ये होता है लाल, क्या होता है? लाल। और हुकुम और चिड़िया जो होता है ये होता है काला। समझ गए? चलिए, तो इक्का कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पान, ईंट, हुकुम और चिड़िया के 4 इक्के होते हैं। तो अगर कहा जाए लाल इक्का कितना है? 2। पान का इक्का कितना है? 1। ईंट का इक्का कितना है? 1। हुकुम का इक्का कितना? 1। चिड़िया का इक्का कितना है? 1। समझ गए? बादशाह कितने हैं? 4 बादशाह हैं, ठीक है। लाल बादशाह कितने हैं? 2। पान और ईंट के बादशाह लाल हैं, हुकुम और चिड़िया के बादशाह काले हैं। तो इतनी बातें ऐसे सब में है। बेगम कितनी है? 4। गुलाम कितने हैं? 4। दहला कितना है? 4। तो सारे 4 पत्ते होते हैं और 4 रंग के होते हैं। क्या क्या? पान, ईंट, हुकुम और चिड़िंग के होते हैं। पान ईंट लाल होता है, हुकुम चिड़िया काला होता है। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद प्रायिकता कैसे निकलेगी? चलिए इसी में समझते हैं प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता बराबर होगी, नेक्स्ट पेज ले लो। प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। अब ये अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो प्रश्न में पूछा जाए, जिस चीज़ की प्रायिकता पूछी जाए वो होता है अनुकूल परिणाम। जिस चीज़ की प्रायिकता पूछी जाए वो होता है अनुकूल परिणाम। और
बटे में लिखते हैं कुल परिणाम, यानी जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और सूत्र के माध्यम से इसी चीज़ को हम ऐसे दिखाते हैं, PE बराबर NE अपान NS। NE क्या है? अनुकूल परिणाम, NS क्या है? कुल परिणाम। PE जो है किसी घटना के होने की प्रायिकता है। अब किसी घटना के होने की प्रायिकता है, और दूसरी बात यहाँ हम लिख रहे हैं किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो जब बार लगाएंगे वो क्या है? ना होने की प्रायिकता। घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। समझ गए? ये बातें आपको याद रखनी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक। और ये 2 फार्मूले हो गए। तीसरा ये बात याद रखनी है कि ये जो होता है प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, 1 से छोटा और 1 से के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है हमेशा प्रायिकता, 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। यदि प्रायिकता 0 आ जाए, यदि प्रायिकता 0 हो जाए तो इसका मतलब संभव ही नहीं है। ये घटना कैसी होगी? असंभव घटना हो जाएगी। ये घटना असंभव होगी, असंभव घटना, ठीक। और यदि 1 आ जाए तो वो घटना क्या है? निश्चित है, निश्चित रूप से वही घटना घटेगी, निश्चित घटना हो जाएगी। समझ गए? चलिए, यदि प्रायिकता 1 आ जाए तो वो घटना निश्चित है, यदि प्रायिकता 0 आ जाए तो वो घटना असंभव होती है। और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। और ये प्रायिकता जो है ये दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, प्रतिशत भी हो सकता है, ठीक है। ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए, अब जो है प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। अब देखिए इक्का कितने हैं? 4 इक्का हैं, 4 इक्का हैं। तो इक्का आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है ना, तो इक्का 4 है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो ये काट दीजिए 1/13, 13 चौके 52। समझ गए? इक्का पूछा जा रहा है ना, इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का कितने होते हैं? 4। और कुल परिणाम यानी कुल पत्ते होते हैं 52। तो 4/52 यानी 1/3, 1/13। तो ये प्रायिकता 1/13 आ जाएगी, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। अब सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल 2 बातें आ सकती हैं, हेड और टेल 2 बातें आ सकती हैं। तो कुल परिणाम कितना आ गया? 2। अब शीर्ष से आने की प्रायिकता, तो शीर्ष यानी हेड तो एक ही है, तो 1 हो गया, 1/2 आ जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? नहीं कौन हो सकती है? अभी हमने बताया, ऋणात्मक नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखिए, 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, ये दोनों हो सकती हैं। ये 1 से बड़ी है, ये नहीं हो सकती, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती पूछ रहे थे, ऐसा ही हो जाएगा। अब भिन्न देखिए, प्रतिशत में भी हो सकता है, 15 इसको आप करेंगे तो कितना आएगा? 15/100। तो ये भी 1 से कम है, तो मतलब ये भी हो सकता है। चलिए अगला देखिए, एक थैले में 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? समझिए, 3 लाल 5 काली गेंदों को एक थैले में रख दिया गया। यादृच्छा मतलब उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, उसमें जो है हाथ डाल के एक गेंद निकालनी है। अब वो गेंद लाल रंग की होगी, इसकी प्रायिकता। अब लाल रंग की होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंद जितनी होगी, कितनी है लाल गेंद? 3 लाल गेंद है, टोटल गेंदें कितनी हैं? 5 3 8, तो 3/8 आ जाएगा। समझ में आया? यदि इसी में कहा जाता काली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या पूछा जाता? काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता ये 5/8 हो जाएगा। टोटल कुल परिणाम 8 और जो परिणाम पूछा गया यानी अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा। काली गेंद के लिए ये प्रायिकता आएगी और लाल गेंद के लिए ये आएगी। तो लाल गेंद के लिए पूछ रहे हैं तो 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा।
सब में सी वाला सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब कहाँ गया ये, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसका इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अभी हमने इक्का होने की प्रायिकता निकाला ना, इक्का होने की प्रायिकता PE बराबर कितना 13/52 यानी 1/4 आया ना, 13 चौके 52। अब होने की प्रायिकता और फिर न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है भैया। कहाँ मच्छर आ गया यार। तो यहाँ से अब ना होने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस ये होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। 4 एकम 4 कितना बनेगा, 4 माइनस 1/3 4। अभी घटाइए कितना आएगा, 3/4। ठीक है, ना होने की प्रायिकता 3/4। तो कौन सा ऑप्शन है, ये सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक थैले में 3 लाल गेंदें 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा ये गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकल जाने की प्रायिकता बताइए। तो इसको तुरंत बता दीजिए क्या आएगा, 3 अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम 2। नीली गेंद के लिए पूछ रहे हैं ना, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितना 3 2 5, तो 2/5 इसका होगा। तो 2/5 कहाँ है, ये सी वाला। ठीक है, सब में सी सही हो रहा है, क्या है। चलिए अगला देखिए, एक अपाला से एक अक्षर चुना जाता है, एक शब्द जो है अपाला है से एक अक्षर चुना जाता है, अक्षर ए को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ए अक्षर चुनने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें से कोई अक्षर चुना जा रहा है, वो अक्षर ए है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो अक्षर ए होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल अक्षर कितने हैं, यानी कुल परिणाम नीचे लिखेंगे। कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है तो 6 लिख लीजिए। अब ए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4, 4/6, 2 से काटिए, 2 3 6, कितना 2 3 6, तो 2/3 आएगा, यानी ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने इन सभी चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया। कौन कौन, वृत्त, त्रिकोणमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, और फिर सांख्यिकी और प्रायिकता। इन सभी चैप्टरों में जितने नियम हैं, जितने तरीके से सवाल आते हैं, उन सबको हमने पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने सीखा बाकी अन्य चैप्टर से जितना आया था। तो इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको सभी प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैथ की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो शुरुआत का पहला वीडियो आपको मिलेगा फार्मूले का। तो फार्मूला आप पहले याद करेंगे। फार्मूला याद करने के बाद हमने हर टाइप के प्रश्न को बताया 2 वीडियो में। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो को यदि आपने अच्छे से देख लिया, फार्मूला, फिर कितने टाइप के प्रश्न आते हैं ये देख लिए, तो हर टाइप के आपको प्रश्न, फार्मूला, सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। फिर इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो एक एक करके जब पहला पेपर आप सॉल्व करेंगे थोड़ा आसान लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने हर टाइप के प्रश्न को पढ़ा है, फार्मूला भी याद कर लिया है। ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे पहला, फिर दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो वो आसान लगेगा, तीसरा और आसान। तो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आसान होता चला जाएगा। प्रश्न आसान नहीं होगा, प्रश्न तो उसी टाइप का होगा, आप मजबूत हो जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जुड़े रहिए, क्रम से हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।